चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। एडवांस अकाउंट यूनिट 1 कल स्टार्ट किया था। उसमें चैप्टर नंबर 1 देखा था, जिसमें था इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट का इंट्रोडक्शन क्या है, क्लियर। उसके बाद हमने देखा था इश्यू ऑफ शेयर, शेयर के बारे में। तो उसमें पढ़ेला शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, बराबर। उसके बाद हमने देखेला कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बताया कि अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आता है, 90% से कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर? सब्सक्रिप्शन खत्म होने के 15 दिनों के अंदर। अब आते इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। ये चीज तुम पढ़ चुके हो बड़ा कॉमर्स में, ये तो है मगर इससे ज्यादा एडिशनल भी है। फॉर कैश का मतलब क्या, कि जब कंपनी मार्केट में शेयर में, देखो आज रीडिंग नहीं करूंगा, जो रीड करने जैसा होगा वही रीड करूंगा, बाकी मैं ओरली जाऊंगा, क्योंकि सब अपने पढ़ा हुआ है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एमसीक्यू के लिए काम का है, बड़े दाखिल थियरी इसमें से पूछते नहीं, इसमें से दाखला जाता है ये चैप्टर से। तो कंपनी जब अपने शेयर पैसों के तौर पे बाहर निकालती है ना, 10 वाला शेयर, 100 वाला शेयर, 10 वाला शेयर 90 रुपए प्रीमियम, 10 वाला शेयर 40 रुपए प्रीमियम, तो उसको बोला जाता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो कंपनी 3 तरीके से शेयर इश्यू कर सकती है। पहला आता है एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है कि 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी आपके पास से 10 रुपए ही मंगाएगी, जिसको बोला जाता है फेस वैल्यू। व्हेन शेयर आर इश्यू इट इज फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू, उसको बोलते हैं एट पार। उसके बाद आता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जामीनगिरी प्रीमियम अपने पढ़ा हुआ था, कि जब कंपनी अपना शेयर जामीनगिरी प्रीमियम के साथ मंगाती है। जैसे 10 वाला शेयर है, कंपनी ने आपके पास से रुपए मंगाए 25 रुपए, यानी 10 रुपए शेयर के, 15 रुपए प्रीमियम के। यानी जब कंपनी अपने शेयर की फिक्स अमाउंट से कुछ ज्यादा मंगाती है, फिक्स अमाउंट से, फेस वैल्यू से कुछ ज्यादा मंगाती है, तो उसको बोला जाता है इश्यू एट प्रीमियम। अब याद रखना है कि ये कहाँ लिखा जाता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में लिखा जाता है। किसके अंदर? तो बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में। जैसे अपने बैलेंस शीट पढ़ी थी 12 कॉमर्स में, कंपनी वार्षिक हिसाब पढ़ाता था ना, मूड़ी, अनामत, बिन चालू जवाबदारी, चालू जवाबदारी, लायबिलिटी था। तो उसमें जो अनामत और जोगवाई होती है उसमें ही लिखा जाएगा। उसके बाद आता है इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट, यानी वटा हुए बाहर पाड़िया। यानी 10 वाला शेयर है, कंपनी 9 रुपए मंगाएगी, मगर अब समझना, समझना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के मुताबिक, कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक सेक्शन 53 ये बोलता है कि कंपनी कभी भी डिस्काउंट में शेयर इश्यू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। अब स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, नीचे तुम पढ़ोगे। इसके अलावा कोई भी शेयर कंपनी डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी ने वो डिस्काउंट में इश्यू करे तो उसको बोला जाएगा वॉइड। वॉइड का मतलब पहले से गलत, वॉइड का मतलब पहले से गलत, ये चलेगा ही नहीं। क्लियर? ये हुआ इश्यू ऑफ शेयर फॉर केस, ये छठा पॉइंट हुआ। सातवां पॉइंट आता है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब, तुमने हफ्ता पहले से भर दिया। जैसे दाखला तरीके कंपनी ने 2 रुपए मंगाए, कितने रुपए मंगाए? 2 रुपए मंगाए अर्जी पे, मगर उसी समय कितने भरने वालों ने पूरे के पूरे 10 रुपए भर दिए। तो देखो लिखा हुआ, ये मैं डिटेल में जाऊंगा। जनरली सरप्लस मनी लेफ्ट आफ्टर द डिटेंशन ऑफ मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिफंडेड टू शेयर होल्डर। सीधी सी बात है कि कंपनी ने 3 रुपए मंगाए तो आपको 3 रुपए ही देना। अगर आप ज्यादा मंगाओगे तो कंपनी वो ज्यादा पैसा आपको रिफंड कर देती है। मगर सम टाइम, मगर कितने वक्त कंपनी क्या करती है, आपको रिफंड करने के बदले वो पैसा आपका एडजस्ट कर देती है। देखो मैंने इसके लिए बोल्ड कर दिया, क्या कर देती है? एडजस्ट कर देती है। तो वो चीज को अमाउंट रिटेन इन एडवांस ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉल
नॉट ड्यू, इसका मतलब उसको क्या बोला जाता है कि अभी तक कंपनी ने पहला हफ्ता या आखिरी हफ्ता या दूसरा हफ्ता मंगाया नहीं है, फिर भी सामने वाले ने पे कर दिया है, तो वो लोग कंपनी उसमें एडजस्ट कर देती है। देखो लिखा है ना, द मनी एडजस्टेड इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट कॉल्ड कॉल इन एडवांस अकाउंट, यानी जो हफ्ता तुमने पहले से भर दिया है। अब ये क्या है, तो कॉल इन एडवांस इज डेप्थ ऑफ द कंपनी। डेप्थ का मतलब कंपनी के ऊपर एक जवाबदारी है। कैसी जवाबदारी है कि दाखला तरीके भाई तुम, कंपनी ने मांगे 4 रुपए, आपने भर दिए 10 रुपए, तो कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, 6 रुपए वापिस करे। अब कंपनी 6 रुपए वापिस नहीं कर रही है, इसका मतलब आपका पैसा कंपनी ने एडवांस के तौर पे रख लिया है। इसका मतलब कंपनी ने आपका पैसा रख लिया है, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि आपको वो इंटरेस्ट पे करे एडवांस पे, बराबर। अब ये कितना पे करना है, तो वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि अगर कंपनी एडवांस के तौर पे कोई पैसा रखती है, कंपनी आर्टिकल एडवांस के तौर पे कोई पैसा रखती है, तो उसको वो पैसे पे ब्याज शेयर होल्डर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कंपनी के आर्टिकल में नहीं है, तो टेबल एफ क्या बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम 12% पर एनम वार्षिक 12% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। ये भी चीज याद आती है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इवन नो प्रॉफिट। ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनी नफा करेगी तो ही देना, कंपनी प्रॉफिट करे कि ना करे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी सिंपल कॉल इन एडवांस का मतलब होता है जो हफ्ता कंपनी में लोगों ने पहले से भर दिया है। उसके बाद आता है कॉल इन एरर। इसको एरियर पढ़ा जाता है, मड़वाना बाकी हफ्ता। समझ में आया? अब कॉल इन एरर का मतलब क्या होता है कि कितनी बार ऐसा होता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। कॉल इन एरर क्या होता है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि जिन कंपनी ने पहला हफ्ता मंगाया, या तो मंजूरी दी उस समय का पैसा मंगाया, दूसरा हफ्ता मंगाया या छेल्ला हफ्ता मंगाया, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, कुछ भी बोलो, तो कितने शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, शेयर धारक, जिन्होंने वो पैसा पे नहीं किया है, या तो पूरा या तो थोड़ा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिस्टर तौसीफ हु अलॉटेड 1000 शेयर डू नॉट पे अलॉटमेंट मनी। यानी तौसीफ जिसको कंपनी ने 1000 शेयर की मंजूरी दी, उसने 1000 शेयर पे पैसा पे नहीं करा, इसको बोलते हैं फुल्ली। और मिस्टर तौसीफ टू whom 1000 शेयर were allotted not able to pay not able to pay first call money on 200 शेयर। यानी मिस्टर तौसीफ जिनको 1000 शेयर की मंजूरी दी थी, उन्होंने 200 शेयर पे मंजूरी या पहला हफ्ता या आखिरी हफ्ता जो भी है वो पे नहीं करा, तो उसको बोला जाता है कॉल इन एरियर या अनपेड कॉल। यानी तुमने पैसा मंगाया है, वो सामने वाले ने दिया नहीं है। इन द सच केस इंस्टॉलमेंट इज सोन इन डेबिट साइड। अपने कहाँ लिखते थे, जमा उधार बाजू लिखते थे ना, उधार बाजू लिखते थे ना, मड़वाना बाकी हफ्ता, इंग्लिश मीडियम वाले कॉल इन एरियर। अब वही चीज है जैसे कि जिस लोगों ने एडवांस में पैसा दे दिया है तो उनको कंपनी ब्याज देगी। इसी तरह अगर कोई शेयर धारक अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, तो कंपनी के पास अधिकार है कि उसके पास से उसका इंटरेस्ट ले। अब यहाँ पे शेयर धारक को देना पड़ेगा। सेम कंडीशन है, भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं है, तो टेबल एफ बोलता है कि भाई तुम मैक्सिमम मैक्सिमम 10% तक ले सकते हो। मैक्सिमम देखो लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 10%। का मतलब क्या होता है कि 10% से ज्यादा तुम ब्याज चार्ज नहीं कर सकते, 2%, 3%, 9.5%, ज्यादा में ज्यादा 10% तुम चार्ज कर सकते हो। हाँ, मगर ये भी डिसीजन डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो सामने वाले शेयर धारक को बोलेंगे भाई मैं तुम्हारा ब्याज नहीं लेता मगर आप हफ्ता भर दो। लिखा हुआ है ना, वेव का मतलब भूल जाना। क्लियर? नहीं, जो कॉल इन एरियर होता है कौन सा अकाउंट में लिखा जाता है, छिल्ले प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि हफ्ता पे नहीं करा तो कंपनी की लिख जात का
कम पैसा आया, एक जात का खर्चा है, एक्सपेंस है। क्लियर। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 आता है फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर का मतलब होता है जब्ती, शेयर जब्ती। इफ शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ इश्यू प्राइस, अगर शेयर होल्डर अपना हफ्ता नहीं भरता, प्राइस कॉल्ड बाय द कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइडेड टू forfeit द शेयर हेल्ड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, यानी कंपनी के पास इतना अधिकार है, डायरेक्टर चाहे तो उनके शेयर जब्त कर सकते हैं। क्लियर। अब ये सब शेयर जब्त करने का प्रोसीजर क्या है, तो नीचे देखते हैं प्रोसीजर क्या है। वही चीज अगर कंपनी के कायदे कानून में नहीं आता तो टेबल ए क्या बोलता है कंपनी का, कि शेयर होल्डर को 14 दिन, जब्ती के 14 दिन पहले उनको नोटिस देनी पड़ेगी कि अगर आप अपना 14 दिनों में पेमेंट नहीं करते तो कंपनी आपके शेयर जब्त कर लेगी। 12वें में क्या था, खाली तुमने आमनो सीखी थी, थियरी नहीं पड़ी थी कि भाई हफ्ता भरा नहीं भरा जब्ती कर लो, फरीती बाहर पाड़ दो। मगर ऐसा नहीं है कि भाई मन में आया तब जब्ती कर लो, जब मन में आया तब बाहर पाड़ लो। कंपनी के कुछ न कुछ कायदे होते हैं, कुछ न कुछ कंडीशन होती है, तो वो सब चीजों को फॉलो करना जरूरी। तो जब्ती कब कर सकते, तो पहला कायदा क्या बोलता है कंपनी का, कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होने चाहिए ना, आपके कायदे कानून में होने चाहिए। अगर आपके कायदे कानून में नहीं होते तो टेबल ए के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर को शेयर धारक को जब्ती करने के 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी कि अगर आपने 14 दिनों में पैसा नहीं भरा तो हम आपके शेयर जब्त कर लेंगे। जैसे ही कंपनी ने शेयर जब्त कर लिए, जैसे ही कंपनी ने नोटिस देने के बाद 14 दिनों के बाद नहीं भरे तो शेयर जब्त कर लिए, तो शेयर होल्डर का अब कंपनी पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। लिखा हुआ है आफ्टर दिस द शेयर होल्डर इज नो क्लेम ऑन द कंपनी। तो क्या होगा, ही सीज टू बी मेंबर। सीज का मतलब खत्म, एंड। क्या वो मेंबर नहीं रहेगा और उसका नाम भी मेंबर्स के बुक्स में से निकाल दिया जाएगा। सीधी बात है ना, पैसा नहीं भरा जब्त कर लिए। क्लियर। उसके बाद आता है रीइश्यूएंस, फरीथी बाहर पाड़वा। तो कॉमन है, कंपनी शेयर क्यों बाहर पाड़े थे, पैसों की जरूरत थी तो ही कंपनी शेयर बाहर पाड़ेगी। सामने वाले ने पे नहीं करा तो कंपनी ने जब्त कर लिए, पर जब्त करके कंपनी अपने पास क्यों रखेगी, क्योंकि उसको जरूरत थी तो उसने शेयर बाहर पाड़े। तो जब्त करने के बाद कंपनी चाहे तो शेयर को वापस से बाहर इश्यू कर सकती है, जिसको बोला जाता है री इश्यू। गुजराती में बोला है फरीथी बाहर पाड़िया। तो देखो लिखा हुआ है, शेयर फॉरफिटेड बाय कंपनी आइदर कैंसल और री इश्यू टू अदर पर्सन। या तो कंपनी वो शेयर कैंसिल कर देगी या फिर से बाहर पाड़ेगी। मगर ये चीज याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि री इश्यू कोई सेल नहीं है कि भाई कंपनी ने शेयर बेचे। इट इज अलॉटमेंट, यानी मंजूरी देना। क्लियर। अब री इश्यू वो मूल कीमत पे भी कर सकती है, पार वैल्यू पे भी कर सकती है, री इश्यू वो प्रीमियम पे भी कर सकती है। जैसे अपना आगे एंट्री पास करते थे कि भाई शेयर बाहर पाड़ेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बराबर के भाई मूड़ी के तौर पर हमने पैसा मंगाया ना, एंट्री में कोई चेंज आएगा नहीं। अब आता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये भी अपने ने पढ़ा ना कि सब शेयर बाहर पाड़ते थे तो दो आमनोद आती थी। दूसरी आमनोद क्या होती थी, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। शेयर जब्ती थे मूड़ी अनामत, शेयर जब्ती ते मूड़ी अनामत, शेयर जब्ती उधार ते मूड़ी अनामत जमा, यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। यानी कंपनी शेयर जब्ती करने से जो फायदा होता है, जो बेनिफिट होता है, तो वो पैसा कंपनी कौन से खाते में डालेगी, कैपिटल रिजर्व, मूड़ी अनामत में डालेगी। क्यों, क्योंकि कॉमन है, कंपनी को फायदा हो गया। देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यू बाय मिनिमम प्राइस। कंपनी जो कीमत में चाहे वो कीमत में शेयर बाहर पाड़ सकती है। अगर उसको कुछ फायदा होता है, शेयर बाहर पाड़ने से कुछ बेनिफिट होता है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट, यानी मूड़ी नफो, मूड़ीकृत नफो। तो वो पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। तो ये तुम्हारा था 4 केस के अंदर जितने रिलेटेड थे वो मैंने बता दी, यहाँ तक चीज आपने पढ़ी थी। अब यहाँ से 9 आता है, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश।
अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या कि भाई कंपनी जब शेयर बाहर पाती है तो पैसों के लिए बाहर नहीं पाती, इसमें भी 3 अलग अलग ऑप्शन है, तो तुमने ये सब चीज पढ़ी है, नवा है। अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि जैसे दाखला तरीके भाई मेरे बिजनेस के अंदर मेरे को एक मशीन खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, वेंडर यानी जो मशीन कंपनी, उसको क्या बोलूंगा, भाई आप अपनी कंपनी का मुझे मशीन दो, उसके बदले में आपको मैं शेयर देता हूँ, मालिक बना देता हूँ, तो उसका बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर टू वेंडर। वेंडर का मतलब जिसके पास अपने मिलकर खरीदते, देखो लिखा हुआ है, समटाइम शेयर्स आर इश्यू फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट। एक्विजिशन ऑफ असेट यानी कोई मिलकत खरीदते हो, या तो लायबिलिटी ऑफ अनदर बिजनेस, लायबिलिटी असेट या लायबिलिटी। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो उसके हम नोट कैसी डालोगे, तो जब तुम कोई असेट या लायबिलिटी के साथ शेयर को एडजस्ट करते हो, जैसे मैंने बताया ना कि मशीन की जरूरत थी, तो मैंने क्या करा कि जिसके पास से मशीन खरीद रहा हूँ उसको बोला भाई मैं तेरी मिलकत लेता हूँ, उसके बदले में मेरी कंपनी के शेयर देता हूँ। तो उसकी एंट्री क्या है कि याद करनी पड़ेगी, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ये पहली एंट्री, ये पहली एंट्री, और ये दूसरी एंट्री है फॉर पेमेंट टू वेंडर वाली जो है ना, ये तुम्हारी दूसरी एंट्री, ये वेंडर यहाँ पे साथ में आएगा। समझ में आया, ये तुम्हारी दूसरी एंट्री। थोड़ा पेम्पलेट में सुधार लेना तो खबर पड़े तुमको कि भाई किस कौन सी एंट्री थी। क्लियर। तो पहली एंट्री क्या है, दो एंट्री है, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अब देखो यहाँ पे तुमने पहली एंट्री में वेंडर को क्रेडिट कराए, तो दूसरी एंट्री में क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, तो उसकी फॉर्मूला ये बताइए, कितने की मिलकत है उसके सामने तुमने कितने शेयर दिए हैं ना। वही चीज है कि अगर तुमने सामने वाले को शेयर प्रीमियम में दिए, ज्यादा में, तो क्या एंट्री है कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो मैं वापिस रिपीट करता हूँ, अगर तुमने कोई मिलकत खरीदी, असेट आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, लायबिलिटी पैसा जाएगा, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। दूसरी एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर वही शेयर, ये तो तुम्हारा था मिलकत, अगर वही शेयर तुमने किसको दिए, प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब कंपनी के मालिक को दिए, किसको दिए, प्रमोटर को दिए। देखो सम टाइम शेयर आर इश्यू टू प्रमोटर इन ल्यू ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। यानी जब कंपनी चालू करते हो तो जो चालू करने वाले लोग होते हैं उनको प्रोमोटर्स बोला जाता है, ओनर्स नहीं, प्रमोटर, जिन्होंने बिजनेस को प्रमोट किया है। तो उनको भी रूल्स के मुताबिक कुछ ना कुछ शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो अगर तुम उनको शेयर्स देते हो तो उसकी एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर। ये तुम्हारी हुई 3 प्रकार की, पहली सिंपल जो बार में पढ़ी थी, उसके बाद देखा वेंडर वाली, उसके बाद देखा प्रमोटर वाली। अब हाँ, मैं आज शाम को या कल मॉर्निंग में ये चैप्टर की 11 अपलोड है, कंपनी है, अर्जी, बैंक खाते उधार थे, अर्जी खाते उधार थे, मूड़ी खाते पड़ी थी ने, तो मैं मर्जी, मंजूरी, पहलो हफ्तो, छेल्लो हफ्तो, जप्ती, फरीती बाहर पाड़िया, ये सब आमनोद इसमें पैम्पलेट में मैंने नहीं दी है। मैं बुक में या पेज में लिख के उसका फोटो ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। फोटो लिख के, जनरल एंट्री लिख के, मैं उसको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि 11 एंट्री वही है जो आप लोगों ने 11 को 12 कॉमर्स में 8 मार्क के दाखिले में पढ़ी थी। जैसे ही क्लास चालू होगा आपको वो आमनोद याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना कि जिस दिन क्लास चालू करूंगा मैं एक ही दिन 2 घंटे या 3 घंटे का क्लास बुलाऊंगा, उस दिन मैं कॉस्ट का भी यूनिट 1 आवर कर दूंगा, इसका भी यूनिट 1 आवर कर दूंगा। मैं थोड़ा टिपिकल जाऊंगा, फास्ट जाऊंगा, इसके लिए बोलता हूँ याद करना चालू कर दो। क्लियर। तो इसकी आमनोद मैं शाम तक डाल दूंगा। अगर मैं ना डालूं रात को 9-10 बजे तक, 9 बजे तक अगर मैं एंट्री नहीं डालता आपको आमनोद की, तो आप में से कोई भी मुझे फोन कर दे। क्लियर। अब आता है ईसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब ये जो 3 पॉइंट पढ़ा रहे हो ना, ईसॉप, स्वीट शेयर और राइट शेयर, यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है।
तो ये मैं 3 चीज पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप लोगों को यहाँ तक पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। ये तीनों 3 पॉइंट 3 मार्क 5 मार्क में थियरी में पूछे जाते हैं। ESOP क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 237 ऑफ द एक्ट, ESOP मीन्स option given to the director, officer or employee of a company or holding company or subsidiary company in which give such director, officer benefit or right to purchase or to subscribe for the share of the company at future date at predetermined time। जो बोल्ड करा वही काम का है। एंड ईसॉप का मतलब के नाम से पता चलता है एम्प्लॉय, यानी ये वो स्कीम है जहां पे एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, डायरेक्टर हो, एसोसिएट हो, एग्जीक्यूटिव हो, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि फ्यूचर में ये कीमत पे आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। क्यों? किसके बदले में? भाई तुम कंपनी में काम करते हो तो सैलरी के बदले में, ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके, या तो उनको बदले के तौर पे, या तो उनके पगार के तौर पे, या तो उन्होंने कोई अच्छा काम करा तो उसके बदले में तुम बोलोगे भाई पगार तो लेते हो, आप कंपनी के थोड़े शेयर भी ले लो, इसका मतलब आप ओनर भी बन जाओगे इनडायरेक्टली। तो इसको बोलते हैं ईसॉप स्कीम। समझ में आया? एम्प्लॉय, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कोई भी हो जो अच्छा काम करेगा उसको एक कंपनी ऑप्शन देती है। तो मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया, खाली स्वीट शेयर नीचे आता है, स्वीट इक्विटी शेयर, वही डिस्काउंट में आएंगे। अब स्वीट इक्विटी शेयर क्या है? तो स्वीट का मतलब है जो है कि स्वीट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर इश्यू बाय द कंपनी टू एम्प्लॉय और डायरेक्टर एट डिस्काउंट फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या? अदर देन कैश, कैश के अलावा अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर को कंपनी वो शेयर डिस्काउंट में देती है। डिस्काउंट का मतलब 10 वाला शेयर है तो 8 रुपए, 9 रुपए, 7 रुपए। समझ में आया? अ कंपनी में इश्यू सच शेयर इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। अगर नीचे बताई गई शर्तें पूरी करते हैं तो ही मैंने बोला ना कि पूरा के पूरा अकाउंट तुमने प्रैक्टिकल करा, तुमको नॉलेज नहीं तो तुम क्या काम का। इसके लिए बोला थियरी पढ़नी पड़ेगी अकाउंट में। एक कंपनी कब इश्यू कर सकती है भाई? कुछ शर्त होगी, ऐसा थोड़ी कि दे दिया डिस्काउंट में। तो देखो शर्त क्या है, द इश्यू इज ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। पहले तो इसको बोर्ड की मीटिंग में, इसका बोर्ड नॉट बोर्ड मीटिंग, कंपनी की एनुअल मीटिंग में इसको बोर्ड पे लाके ये बिल पास करना पड़ेगा। दस रिजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर, उसके अंदर नक्की भी करना पड़ेगा 1000 शेयर, 10,000 शेयर, 12,000 शेयर, कितने शेयर हमको इश्यू करने हैं। नंबर 3, नॉट लेस देन 1 year is the date of such issue elapsed since the date company commenced business, यानी बिजनेस चालू करने के 1 साल के अंदर। नंबर 4, where the shares of company are listed on stock exchange, it can be done with the regulation by SEBI। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कर रही है, तो सेबी के जो कायदे, किसके? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके जो कायदे है उसके कायदे के मुताबिक आपको इश्यू करने पड़ेंगे। अगर ये चारों चार शर्त पूरी होती है तो ही तुम स्वीट इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए कैपेबल हो, वरना आप नहीं हो। क्लियर? लास्ट टॉपिक आता है राइट शेयर। राइट शेयर, अब ये थोड़ा सबसे हार्ड टॉपिक है जी। प्रोस्पेक्टस समझ में आ जाएगा, रेड हियरिंग आ जाएगा, असबा आ जाएगा, अदर दिन केस आ जाएगा, सब इजी था। ये सबसे हार्ड अभी तक जो पढ़ा उसमें सबसे हार्ड ही है। Where at any time a company having share capital propose to increase its capital by issue of share, such share shall be offered। यानी अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, प्रपोज यानी बढ़ाना चाहती है कि सब्सक्रिप्शन बढ़े, क्योंकि मैंने बताया था गलत पढ़ाई ऑथोराइज कैपिटल, इसका मतलब मैं चाहूं उतने शेयर इश्यू कर सकता हूं, मगर मैंने अभी सब शेयर इश्यू नहीं करे, मेरे को जितनी जरूरत थी उतनी करी। The person who at the date of offer are holder of equity share in proportion subject to following condition, namely, अब शर्त क्या है ध्यान देना, the offer shall be made by notice specifying the number of share offered and limiting a time not being less than 50 days and not exceeding 30 days from the date of offer within the offer, if not accepted shall be deemed to be declined। यानी सीधी है कि जब कंपनी ऑफर करेगी तो शर्त क्या है, 15 दिन से कम नहीं, 30 दिन से ज्यादा नहीं, यानी आपको 15 दिन से 30 दिनों के अंदर का टाइम मिलेगा।
कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, कि ज्यादा शेयर है ना, कंपनी बोलेगी भाई 1000 शेयर है, जैसे मेरे पास 1000 शेयर, तो बोलेगी आपको 3000 शेयर अजू खरीदना है, तो मेरे पे डिपेंड करता है। बराबर 1000 शेयर है, कंपनी बोलेगी आपको 3000 शेयर खरीदना है, हम तुमको दूसरे 3000 देने के लिए तैयार है। राइट इश्यू बोलते हैं इसको, राइट शेयर बोलते हैं, आपका हक है, आप मांग सकते हो। तो शेयर इश्यू करने के 15 दिन बाद, मगर 30 दिनों के पहले मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं देता तो क्या एज्यूम किया जाएगा, राइट शेयर डिक्लाइन। नंबर 2, अनलेस द आर्टिकल ऑफ कंपनी प्रोवाइड, हाँ तुम्हारे कंपनी के कायदे कानून में इसके बारे में प्रोविजन होना जरूरी है। अगर आपके कंपनी के कायदे कानून में इसका प्रोविजन नहीं है तो ये चलेगा नहीं। Number 3, after the expiry of the time specified in the notice or on receipt of earlier for the person to notice given had declined to accept the share, the board of directors may dispose in manner which is non-deviant, यानी कॉमन है, ऊपर वाला पॉइंट रिपीट होता है कि सामने वाला जिसको तुमने राइट शेयर इश्यू ऑफर करे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कोई अधिकार नहीं बनता कि कुछ नया जूनी करे, बाहर बार पड़े या जबरदस्ती करे, ऑटोमेटिकली वो इश्यू डिक्लाइन हो जाएगा। क्लियर, ईसॉप वाला पॉइंट जरूरत नहीं है, इनफ है, ये पढ़ लेना, ये सब 3 मार्क 5 मार्क में क्वेश्चन रिपीटेड थियरी में आते हैं। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली कवर होता है। समझ में आया? अजू भी बोलता हूँ, मैंने आज ग्रुप में डाल दिया है कि आपकी एग्जाम 30 अक्टूबर पहले ओवर हो जाएगी, तैयारी चालू कर दो, सितंबर तो आ गया। सही है, अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, अल्लाह हाफिज, दुआ में यार, टेक केयर।